हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम टू सशक्त एजुकेशन। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं ज्योग्राफी 8th क्लास की एनसीईआरटी क्लास चैप्टर 3rd। इससे पहले 2 चैप्टर कंप्लीट करवा चुकी हूँ। और दोस्तों, मेरा एनसीईआरटी शुरू करने का एक ही मकसद था कि आप अगर कोई कोचिंग ज्वाइन करते हो, उससे पहले आप सारी एनसीईआरटी कवर कर लो। इससे आपका एक फाउंडेशन मजबूत हो जाएगा। बस एक और बहुत सारे जगहों पे अभी भी एनसीईआरटी बुक्स नहीं मिल पाती हैं। तो और एक फ़ायदा और है ऑनलाइन पढ़ने का। मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि अगर हम ऑनलाइन चीज़ें पढ़ते हैं ना, तो बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ते हैं। हमारा माइंड भागता नहीं है कहीं पे। लेकिन वही चीज़ें हम बुक में पढ़ते हैं तो माइंड भागता है। लेकिन सबका अपना अपना महत्व है। बुक से पढ़ने का अलग महत्व है, वीडियो से पढ़ने का अलग महत्व है। लेकिन इसका बस एक ही मकसद है कि लोगों तक एनसीईआरटी फ्री में पहुँचे। बहुत सारे लोग पैसे लेके एनसीईआरटी कवर करवाते हैं। तो बहुत सारे चैनल्स पैसे लेके एनसीईआरटी कवर करवा रहे हैं। तो मेरा बस एक ही मोटिव था कि मैं फ्री में सारे एनसीईआरटी कवर करवाऊँगी। सो मैं आज है ये 8th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की। और एनसीईआरटी को पढ़ने का एक जैसे सबसे पहले हमें ज्योग्राफी से ही स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि ज्योग्राफी जो है ना, कई सब्जेक्ट से रिलेट करती है। अगर ज्योग्राफी पढ़े रहोगे तो आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, तभी आप चीज़ों को समझ पाओगे। और आप किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करने से पहले एक बार सारी एनसीईआरटी कवर करके जाइए, तो चीज़ें आपको और बेटर समझ में आएंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि एनसीईआरटी की स्टोरी से शुरू करता है। तो स्टोरी से दिया हुआ है। किरी सुकान से मिलने धनबाद के निकट उसके पैतृक स्थान पर जा रही थी। धनबाद के निकट उसके पैतृक स्थान पर जा रही थी। किरी विशाल काले क्षेत्र को देखकर आश्चर्यचकित थी। सुकांत, यह स्थान इतना काला और धूल भरा क्यों है? उसने पूछा। यह कोयला खदान के निकट होने के कारण है। क्या आप वहाँ ट्रकों को देख रही हो? ये सभी खनिज कोयले को ले जा रहे हैं। सुकांत ने उत्तर दिया। खनिज क्या है? किरी पूछती है। सुकांत कहता है, क्या आपने कभी नान बाई को बिस्कुट बनाते हुए देखा है? उसमें आटा, दूध, चीनी, कभी कभी अंडे को भी मिलाया जाता है। जब आप पके हुए बिस्कुट खाते हैं तो क्या आप इनके अवयवों को पृथक रूप में देख सकते हैं? जिस प्रकार बिस्कुट में मिली हुई कई वस्तुओं को आप नहीं देख सकती हैं, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर चट्टानों में कई पदार्थ मिले होते हैं जो खनिज कहलाते हैं। ठीक, ये खनिज पृथ्वी के चट्टान पर, पटी पर, सभी जगह फैले हुए हैं। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो, वह एक खनिज है। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं हैं। वे किसी विशेष क्षेत्र में या शैल समूहों में संकेंद्रित हैं। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम्य नहीं हैं, जैसे आर्कटिक महासागर, संस्तर और अंटार्कटिका। ठीक है, क्या है? कुछ खनिज क्षेत्र ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम्य नहीं हैं, जैसे आर्कटिक महासागर, संस्तर और अंटार्कटिका। ठीक है, यहाँ ये बर्फीली जगह है। यहाँ पे आसानी से हम खनिजों को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। वे अपने भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों तथा विलेयता के आधार पर पहचाने जाते हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। क्या आप जानते हैं शैल खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूहन है। शैल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है, अयस्क कहे जाते हैं। यद्यपि 2800 से अधिक खनिजों की पहचान की गई है, जिनमें से केवल लगभग 100 अयस्क खनिज समझे जाते हैं।
खनिजों के प्रकार। पृथ्वी पर 3000 से अधिक विभिन्न खनिज हैं। संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः धात्विक और अधात्विक खनिजों में वर्गीकृत किया गया है। खनिज धात्विक और अधात्विक, लौह और अलौह खनिजों का वर्गीकरण। धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है। धातुएं कठोर पदार्थ हैं जो ऊष्मा और, एक मिनट और थोड़ा मैं जूम करती हूँ इसको। धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है। धातुएं कठोर पदार्थ हैं जो ऊष्मा और विद्युत को संचालित करती हैं और जिनमें द्युति या चमक की विशेषता होती है। लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज, अयस्क इनके कुछ उदाहरण हैं। धात्विक खनिज लौह अथवा अलौह हो सकते हैं। लौह खनिजों जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट में लोहा होता है। अलौह खनिज में लोहा नहीं होता है, किंतु कुछ अन्य धातु तथा यथा सोना, चांदी, तांबा या सीसा हो सकती है। अधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती हैं। इसमें चूना पत्थर, अभ्रक और जिप्सम खनिजों के उदाहरण हैं। ये अधात्विक हैं। खनिज पदार्थ जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज हैं। खनिजों को खनन, प्रवेधन, अखनन, प्रवेधन मतलब किसी ड्रिलिंग द्वारा, ठीक है, अखनन द्वारा निष्कर्षित किया जा सकता है। खनिजों का निष्कर्षण। खनन, प्रवेधन, अखनन, विवृत खनन, कूपकी खनन। खनिजों का निष्कर्षण। पृथ्वी की सतह के अंदर दबी शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। खनिज जो कम गहराई में स्थित हैं वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं। इसे विवृत खनन कहते हैं। गहन वेधन, जिन्हें हम कूपक कहते हैं, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं। इसे कूपकी खनन कहते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं। उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है। इसे प्रवेधन कहते हैं। सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदकर निकाला जाता है उसे अखनन कहते हैं। ठीक, प्रवेधन किसे कहते हैं? प्राकृतिक गैस धरातल से बहुत नीचे पाए जाते हैं। उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है। इसे प्रवेधन कहते हैं। सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदकर निकाला जाता है उसे अखनन कहते हैं। खनिजों के वितरण। खनिज विभिन्न प्रकार की शैलों में पाए जाते हैं। कुछ आग्नेय शैलों में पाए जाते हैं, कुछ कायांतरित शैलों में पाए जाते हैं, जबकि अन्य अवसादी शैलों में पाए जाते हैं। धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरित शैल समूहों जिनसे विशाल पठारों का निर्माण होता है में पाए जाते हैं। उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क, ओंटेरियो में तांबा और निकेल के निक्षेप, दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइट, प्लेटिनम आग्नेय और कायांतरित शैलों में पाए जाने वाले खनिजों के उदाहरण हैं। मैदानों और नवीन वलित पर्वतों के अवसादी शैल समूहों में धात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। फ्रांस के कॉकेशस प्रदेश के चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया, यूक्रेन के मैग्नीज निक्षेप और अल्जीरिया के फॉस्फेट संस्तर इसके कुछ उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम भी अवसादी स्तर में पाए जाते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है? क्या आप जानते हैं? आप शैल को देखकर बता सकते हैं यदि इसमें तांबा है, क्योंकि तब शैल का रंग नीला प्रतीत होता है। ठीक है, शैल का रंग नीला दिखाई दे तो उसमें समझ जाना चाहिए कि इसमें तांबा विद्यमान है। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए इसमें विश्व में लोहे, तांबे और बॉक्साइट कहाँ कहाँ उपलब्ध हैं ये दिया हुआ है। ठीक है,
विश्व लोहा कहाँ पाया जाता है, तांबा कहाँ पाया जाता है, बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है, का वितरण कहाँ कहाँ पे है। देखो इसमें कैसे पहचानेंगे कौन कौन सा कहाँ पे है। ठीक, तो इसमें एक ये बॉक्स दिया हुआ है जिसमें लोहे का चिन्ह है, ये है, तांबे का ये है और बॉक्साइट का ये है। तो आइए देखते हैं कहाँ कहाँ पे लोहे का वितरण है। लोहा सबसे कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। देखिए लोहा ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। ये देखिए ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और इंडोनेशिया जकार्ता में भी पाया जाता है। नहीं ये नहीं है लोहे का, तो लोहे का सिंबल ये है ना, लोहा ऑस्ट्रेलिया, लगभग सभी कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। देखिए यहाँ पे इंडिया में भी पाया जाता है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और यूरोप में भी पाया जाता है, रूस में पाया जाता है। ठीक, और फिर तांबा कहाँ कहाँ पाया जाता है। देखो तांबा का इसमें वैसे दिया तो नहीं है ज़्यादा, बट हाँ यहाँ दिया है। देखिए यूरोप में दिया है, यूरेशिया, मध्य एशिया में दिया है। ठीक, बॉक्साइट कहाँ कहाँ दिया है। बॉक्साइट देखिए दक्षिणी अमेरिका, कैरेबियन क्षेत्र में भी पाया जाता है बॉक्साइट, और ये दक्षिणी अफ्रीका में भी पाया जाता है बॉक्साइट। ठीक, और ये यूरोप में भी पाया जाता है, चाइना में पाया जाता है बॉक्साइट, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। क्या आप जानते हैं स्विट्जरलैंड में कोई ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं है। अच्छा, कोई खनिज निक्षेप नहीं है कहाँ, स्विट्जरलैंड में। आओ कुछ करके सीखें। विश्व के रूपरेखा मानचित्र में कनाडियन शील्ड, अपलेशियन पर्वत, लेक और पश्चिमी कार्डिलेरा पर्वत श्रृंखला को मानचित्रावली की सहायता से चिन्हित कीजिए। ठीक है, यूरोप विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस लौह अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश हैं। तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज और निकेल खनिजों के निक्षेप पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। ठीक, उत्तरी अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में अवस्थित हैं। कहाँ कहाँ अवस्थित हैं। ग्रेट लेक के खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में अवस्थित हैं। ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन शील्ड प्रदेश, अपलेशियन प्रदेश, पश्चिम में की पर्वत श्रृंखलाएं, लौह अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम, तांबा का खनन कनाडियन शील्ड प्रदेश में और कोयले का अपलेशियन प्रदेश में होता है। पश्चिमी कार्डिलेरा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना, पश्चिमी कार्डिलेरा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी के विशाल निक्षेप हैं। ठीक है, फिर दक्षिणी अमेरिका ब्राज़ील विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। ब्राज़ील विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, चिली तथा और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक हैं। ब्राज़ील और बोलीविया विश्व के 3 के सबसे बड़े उत्पादकों में से हैं। दक्षिण अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लैटिनम, एस्बेस्टम और हीरा के विशाल निक्षेप भी हैं। खनिज तेल वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में पाया जाता है। अफ्रीका खनिज संसाधनों से धनी है। यह हीरा, सोना, प्लैटिनम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जायरे विश्व के सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित करते हैं। तांबा, लौह अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट, बॉक्साइट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज हैं। तेल नाइजीरिया, बोलीविया, अंगोला में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह सोना, हीरा, लौह अयस्क, टीन, निकेल,
का अग्रणी उत्पादक है। यह तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज में भी संपन्न है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कालगुरली और कूलगार्डी क्षेत्रों में सोने के सबसे बड़े निक्षेप हैं। ठीक। अंटार्कटिका विभिन्न खनिज निक्षेपों पूर्वानुमान से कुछ संभवतः विशाल के लिए अंटार्कटिका का भूविज्ञान पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत में कोयले और पूर्वी अंटार्कटिका के प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का पूर्वानुमान किया गया है। लौह अयस्क, सोना, चांदी, तेल भी वाणिज्यिक मात्रा में उपलब्ध है। भारत में वितरण लोहा। भारत में उच्च कोटि के लौह अयस्क निक्षेप हैं। यह खनिज मुख्यतः झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पाया जाता है। उसके बाद बॉक्साइट। इसके मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। ठीक है। अभ्रक कहाँ कहाँ पाया जाता है अपने इंडिया में? देखो, अभ्रक निक्षेप मुख्यतः झारखंड, थोड़ा और इसको जूम करते हैं ना, थोड़ा बड़ा दिखे। अब पढ़ते हैं। अभ्रक निक्षेप मुख्यतः झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान में पाए जाते हैं। भारत विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। ठीक है। अभ्रक का उत्पादक और निर्यातक दोनों है। तांबा कहाँ पाया जाता है? मुख्यतः राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में उत्पादित है। ठीक। देखिए, अभ्रक जो है नॉर्थ इंडिया, झारखंड, बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। ठीक। और उसके बाद तांबा कहाँ? राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में उत्पादित होता है। ठीक है। मैग्नीज भारत के मैग्नीज निक्षेप महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में स्थित है। सोना भारत में कर्नाटक में कोलार के सोने के निक्षेप हैं। ये खाने विश्व की गहरी खानों में से एक हैं, जो इस अयस्क के खनन को बहुत खर्चीली प्रक्रिया बनाती हैं। चूना पत्थर भारत में चूना पत्थर उत्पादन करने वाले महत्वपूर्ण राज्य बिहार, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु हैं। कहाँ कहाँ होता है? फिर से देखो, चूना पत्थर कहाँ कहाँ होता है? भारत में चूना पत्थर उत्पादन करने वाले महत्वपूर्ण राज्य हैं बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु। ठीक। नमक का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है? यह समुद्र, झील और शैलों से प्राप्त किया जाता है। भारत नमक का अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है। भारत अभ्रक में और नमक में अग्रणी उत्पादक और निर्यातक दोनों हैं। आगे बढ़ते हैं। खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में होता है। रत्नों के लिए प्रयोग किए जाने वाले खनिज प्रायः कठोर होते हैं। इन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों में जड़ा जाता है। तांबा एक अन्य धातु है। तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन क्वार्टर से प्राप्त किया जाता है। एल्यूमिनियम, जिसे उसके अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है, का उपयोग ऑटोमोबाइल और एल्यूमिनियम, जिसे उसके अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है, का उपयोग मोबाइल वगैरह बनाने में और ये परिवहन के सामानों जो इक्विपमेंट होते हैं परिवहन के, उसको बनाने में उपयोग किया जाता है। हवाई जहाज, बोतल बंदी उद्योग, भवन निर्माण, रसोई के बर्तन तक में किया जाता है। ठीक है।
खनिजों का संरक्षण। खनिज अनवीकरणीय संसाधन हैं। खनिजों के निर्माण और संचयन में हजारों वर्ष लगते हैं। मानवीय उपभोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी है। जिस तरह से हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है और ये खनिज पदार्थ धीरे धीरे एकदम खत्म होने की कगार पर ही जा रहे हैं। चाहे कोयला हो, सोना हो, चांदी हो, हीरा हो, मोती हो, अभ्रक हो, बॉक्साइड हो, मैग्नीज हो, एल्यूमिनियम हो, ये सब धीरे धीरे खत्म होने की कगार पे आएंगे जिस तरह हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक है, और इनका निर्माण हजारों वर्षों बाद होता है। यह मानवीय उपभोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी है। खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना आवश्यक है। धातुओं का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका है जिससे खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। शक्ति संसाधन। सन्नी की माँ अपने दिन की शुरुआत गाइजर का बटन दबाने से करती है। वह सन्नी को जगाने से पहले उसके विद्यालय की वर्दी पर इस्त्री करती है। नहीं देखते इसमें क्या दिया है। देखिए ये चूना पत्थर का खदान दिया है जहाँ से चूना पत्थर निकाला जाता है। आखनन। ठीक है, ये क्या है, राजस्थान की सांभर झील से नमक, ये नमक ऐसे राजस्थान की सांभर झील से नमक निष्कर्षण ऐसे किया जाता है। फिर उसको शुद्ध किया जाता है, उसका शुद्धिकरण किया जाता है। उसके बाद आओ कुछ करके सीखें। इन्हीं 5 खनिजों के उपयोग की सूची बनाइए। पुनर्चक्रण क्या होता है ये देखो। पुनर्चक्रण खनिज और शक्ति संसाधन। खनिज और शक्ति संसाधन सोचें और करें। पुनर्चक्रण कम खनिज हो गया, कम प्रयोग, पुनर्चक्रण, पुनः प्रयोग। आगे चलते हैं। देखो विद्युत संभरण हेतु राष्ट्रीय शक्ति ग्रिड। इसके बाद वह उनके लिए ब्लेंडर में एक गिलास संतरे का जूस तैयार करने के लिए रसोई घर में तेजी से पहुंचती है। सन्नी, क्या आपने स्नान कर लिया है? आओ और अपना नाश्ता करो। सन्नी के लिए गैस स्टोव पर नाश्ता बनाते हुए माँ पुकारती है। विद्यालय जाते समय सन्नी बत्तियों और पंखों के बटन बंद करना भूल जाता है। माँ उन बटनों को बंद करते समय सोचती है कि शहरों में जीवन आरामदायक प्रतीत होता है, लेकिन विद्युत उपकरणों गजट जो सभी बिजली की खपत करते हैं पर अधिक से अधिक निर्भरता मांग और पूर्ति के बीच विशाल अंतर पैदा करती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नए प्रचालन से जीवन शैलियों में बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहे हैं। शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार, प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। ऊर्जा संसाधन को विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। आगे चलते हैं। परंपरागत स्रोत। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से समान उपयोग में लाए जा रहे हैं। ईंधन और जीवाश्मी ईंधन परंपरागत ऊर्जा के 2 मुख्य स्रोत हैं। खनिज तेल और प्राकृतिक गैस। लाभ, आसानी से परिवहनीय टैंकर, पेट्रो रसायन उद्योग का आधार। हानि, तेल अधिप्लावन एवं गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन का अवक्षय, निर्मुक्त प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा, नए ईंधन का अन्वेषण आसान नहीं। आसानी से परिवहनीय पाइपलाइन, तेल और कोयले से अधिक स्वच्छ। ये खनिज तेल हैं। प्राकृतिक गैस, आसानी से परिवहनीय पाइपलाइन के थ्रू इसको पहुंचाया जा सकता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। ये सबसे ये एनवायरनमेंट फ्री है। तेल और कोयले से अधिक स्वच्छ है। ठीक है, हमारे पर्यावरण के लिए सबसे शुद्ध है। ये तेल से सस्ता है। सबसे अच्छी बात तो ये तेल से ये सस्ता है, इसको निकालना भी आसान है। हानि, तेल अधिप्लावन एवं गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन का अवक्षय, निर्मुक्त प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा। तेल अधिप्लावन और गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन का अवक्षय होता है। निर्मुक्त प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा, नए ईंधन का अन्वेषण आसान नहीं है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं? देखो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। लाभ, सुप्राप्य बहुसंख्यक लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है। हानि क्या है? संग्रहण में अधिक समय का उपयोग। संग्रहण में अधिक समय
उपयोग प्रदूषण फैलाने वाला, हरित गृह प्रभाव में वृद्धि करता है, ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि, निर्वनीकरण होती है इससे, ठीक है। फिर है कोयला। कोयला के लाभ और हानि दिया है, विस्तृत रूप से उपलब्ध है, विद्युत रूपांतरण के लिए उपयुक्त है, ठीक है। हानि क्या है, प्रदूषण का स्रोत है और परिवहन के लिए भारी है, परिवहन में भारी पड़ता है ये, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। जल विद्युत, लाभ और हानि, प्रदूषण मुक्त है, सिंचाई और मत्स्य को बढ़ावा देता है, सस्ता है। और हानि क्या है, स्थानीय समुदायों का विस्थापन, निम्न क्षेत्रों का जल प्लावन स्थापित करने में खर्चीला है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, ठीक। आगे चलते हैं। ईंधन, इसका उपयोग पकाने, ईंधन का उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग पकाने, ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है। हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है। पौधों और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहे थे, ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्मी ईंधन में परिवर्तित हो गए। जीवाश्मी ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। इन खनिजों के भंडार सीमित हैं। विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस दर से इनका उपयोग कर रही है, वह इनके निर्माण की दर से कहीं अधिक है, इसलिए ये शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं। कोयला, यह बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन, उद्योग जैसे लोहा और इस्पात, वाष्प इंजनों, विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। कोयले से प्राप्त विद्युत तापीय ऊर्जा कहलाता है। कोयला जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं, वह लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न, दलदल के पृथ्वी की परतों में दबने से बना है। विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों में दबने से बना है। कोयला इसलिए अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विश्व के अग्रणी कोयला उत्पादक देशों में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस हैं, ठीक। भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्र रानीगंज, पश्चिम बंगाल, झरिया, धनबाद, बोकारो, झारखंड में हैं, ठीक है। पेट्रोलियम जिससे आपकी कार चलती है, तेल जो आपकी साइकिल को चरमराने से रोकता है। दोनों की शुरुआत गाढ़े काले द्रव से होती है, जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। यह शैलों की परतों के मध्य पाया जाता है। इसका वेधन अपतटीय व तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों से किया जाता है। तदुपरांत इसे परिष्करणशाला भेजा जाता है, जहां अपरिष्कृत पेट्रोलियम के प्रक्रमण से विभिन्न तरह के उत्पाद जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेहक तैयार किए जाते हैं। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत अधिक मूल्यवान है। देखिए, अपरिष्कृत पेट्रोलियम दिखाया गया है। इससे हम बहुत सारी चीज़ें निकालते हैं, जैसे कि कैरोसिन हो गया, हाँ, पेट्रोलियम, इससे एक नहीं कई प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। मोबिल हो गया, इसी के थ्रू हम जो शुद्धतम रूप होता है वो पेट्रोलियम होता है। जो अन्य इसके उपयोग होते हैं उसको कई रूपों में उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या दिया है, शब्द उत्पत्ति। पेट्रोलियम शब्द लैटिन के शब्दों पेट्रा अर्थ शैल, ओलियम अर्थ तेल से लिया गया है, इसलिए पेट्रोलियम का अर्थ शैल तेल है। क्या आप जानते हैं, संपीड़ित प्राकृतिक गैस एक प्रचलित पर्यावरण हितैषी ऑटोमोबाइल ईंधन है, क्योंकि यह पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में कम प्रदूषण करती है। मुख्य उत्पादक देश ईरान, इराक, सऊदी अरब, कतर। अन्य मुख्य उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुएला, अल्जीरिया। भारत में मुख्य उत्पादक क्षेत्र असम में डिगबोई, मुंबई में बॉम्बे हाई,
कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा हैं। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है और तब निर्मुक्त होती है जब परिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। फिर से इसको पढ़ते हैं। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है और तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। इसका प्रयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जा सकता है। रूस, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक हैं। भारत में जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्र में प्राकृतिक गैस संसाधन हैं। विश्व के बहुत कम देशों के पास प्राकृतिक गैस के अपने पर्याप्त भंडार हैं। हमारे द्वारा जीवाश्म ईंधनों के उपभोग की तीव्र वृद्धि ने चिंताजनक दर से इन्हें समाप्ति तक पहुंचा दिया है। इन ईंधनों के जलने से निकलने वाले विषैले प्रदूषक भी चिंता का विषय हैं। जीवाश्मी ईंधन का अनियंत्रित जलना अनियंत्रित टोंटी के टपकने के समान है जो अंततः सूख जाती हैं। इसने हमारा ध्यान ऊर्जा के विभिन्न गैर परंपरागत स्रोतों के दोहन की ओर बढ़ाया जो कि जीवाश्मी ईंधनों के स्वच्छतर विकल्प हैं। जल विद्युत। बांधों में वर्षा जल अथवा नदी जल ऊंचाई से गिराने के लिए संग्रहित किया जाता है। बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर गिरता है। घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं। यह जल विद्युत कहलाती है। विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बहता है, ये देखिए, सलल जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर, ये बांध बनाया गया, ठीक है। यहाँ पे टरबाइन लगाया गया, इससे बिजली उत्पादन भी होता है। विद्युत के लिए घुमाते हैं, यह जल विद्युत कहलाती है। विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बहता है, विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश नॉर्वे था, ठीक है। जल विद्युत उत्पन्न करने वाला कौन सा देश था? नॉर्वे था। ये देखिए, जल भंडारण, जनरेटर, टरबाइन, यहाँ से ही बिजली उत्पादित होती है। देखिए पूरा प्रोसेस दिया है। ये बांध बना है, यहाँ जल एकत्रित किया जाता है, फिर वहाँ से बहुत प्रेशर में छोड़ा जाता है, तब बिजली का निर्माण होता है, तब उसको सप्लाई किया जाता है। उसका उपयोग कृषि में किया जाता है। विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश पराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील और चीन हैं। भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र भाखड़ा, नांगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर नदी घाटी परियोजनाएं हैं। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं? जीवाश्मी ईंधनों के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का अभाव उत्पन्न हो रहा है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि यदि वर्तमान दर से इनका उपभोग लगातार होता रहा तो इन ईंधनों के भंडार समाप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त इनका उपयोग पर्यावरणीय प्रदूषण भी पैदा करता है। इसलिए गैर परंपरागत स्रोत जैसे गैर परंपरागत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा जो कि नवीकरणीय हैं के उपयोग की आवश्यकता है। देखो, ऊर्जा के प्रकार दिया है। पवन ऊर्जा प्रदूषण मुक्त, एक बार स्थापित हो जाने पर विद्युत उत्पादन की कम लागत, सुरक्षित और साफ है। पवन ऊर्जा हानि क्या है? ध्वनि प्रदूषण, पवन चक्कियों को स्थापित करना महंगा, रेडियो और दूरदर्शन के प्रसारण संकेतों में व्यवधान, पक्षियों के लिए हानिकारक। सबका हर एक चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव होता है, कुछ सकारात्मक प्रभाव होता है, कुछ नकारात्मक भी होता है। सौर ऊर्जा लाभ, असमाप्य, प्रदूषण मुक्त, खर्चीला, स्रोत के वितरित होने से ऊर्जा बर्बादी, ठीक है। ज्वारीय ऊर्जा लाभ, प्रदूषण मुक्त, असमाप्य,
हानि, वन्य जीव आवास का नष्ट होना, दोहन में कठिन, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, परमाणु ऊर्जा लाभ, बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पादन, हानि, रेडियो एक्टिव पदार्थ को उत्पन्न करना खर्चीला है। और बायोगैस लाभ क्या है, कम लागत, उपयोग में आसान, जैव व्यर्थ को उपयोग और बायोगैस का उत्पादन, हरित गृह प्रभाव का कारण, भूतापीय ऊर्जा लाभ और हानि, स्वच्छ पर्यावरण हितैषी व हर समय उपलब्ध, स्वच्छ पर्यावरण हितैषी व हर समय उपलब्ध, हानि, शहर से बहुत दूर अवस्थित होने के कारण विद्युत वहन खर्चीला, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। ठीक है, सौर ऊर्जा। आइए पढ़ते हैं सौर कुकर क्या होता है। सौर कुकर, कार की एक पुरानी ट्यूब लें और इसमें हवा भरकर लकड़ी के एक चबूतरे पर रखें। एल्यूमिनियम के नलीदार बर्तन को बाहर से काला कर दें। इसमें 1 कप चावल के साथ 2 कप जल मिलाएं। इसको एक ढक्कन में बंद करें और इसे ट्यूब के भीतरी हिस्से में रखें। अब शीशे के एक फ्रेम को ट्यूब के भीतरी हिस्से में रखें। अब शीशे के एक फ्रेम को ट्यूब के ऊपर रखें और इसे धूप में खड़ा कर दें। शीशे के फ्रेम को खड़ा करने के बाद हवा न तो अंदर आ सकती है न ही बाहर जा सकती है, जबकि सूर्य की किरणें ट्यूब से घिरी इस बंद खाली जगह में रोक ली जाती हैं और यह बाहर नहीं निकल पाती हैं। तापमान धीरे धीरे बढ़ता है और इसमें रखा चावल उस समय में पक जाता है। ठीक है, ये होता है सौर ऊर्जा, सौर कुकर के थ्रू खाना पकाना। ठीक है, अच्छा है। क्या आप जानते हैं विश्व का प्रथम सौर और पवन चालित बस अड्डा स्कॉटलैंड में है। सौर चालित पवन चालित बस अड्डा स्कॉटलैंड में है। आणविक ऊर्जा संयंत्र कलपक्कम। सौर ऊर्जा से प्राप्त करने के लिए सौर पैनल का उपयोग होता है, जो कि बहुत खर्चीला होता है। सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जा सकती है। सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जा सकती है। इनमें से कई सेलों को सौर पैनलों से तापन व प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। धूप की प्रचुरता वाले उष्णकटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है। सौर ऊर्जा उपयोग का सौर तापक, सौर कुकर, सोलर ड्रायर के साथ साथ समुदाय को रोशनी देने और यातायात संकेतों में भी होता है। पवन ऊर्जा एक असमाप्य स्रोत है। पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने और जल निकालने के लिए चिरकाल से चला आ रहा है। वर्तमान पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाती हैं, जो विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती हैं। पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्रों और पर्वत घाटियों में, जहां प्रबल और लगातार हवाएं चलती हैं, वहां स्थिर हैं। पवन फार्म नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए तथा स्पेन में पाए जाते हैं, जो पवन ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय हैं। परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम और थोरियम के परमाणु के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं और उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है। परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक
संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप हैं। भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम। आणविक ऊर्जा संयंत्र कलपक्कम। के विशाल निक्षेप हैं। थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाइट बालू में पाए जाते हैं। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु में कलपक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर। विशाल निक्षेप हैं। थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाइट बालू में पाए जाते हैं। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु में कलपक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, उत्तर प्रदेश में नरौरा, कर्नाटक में कैगा है। देखो, थोरियम विशाल मात्रा में, थोरियम सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? केरल में। मोनोजाइट बालू में पाए जाते हैं। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु कलपक्कम। ये कभी कभी मैच करने के लिए रहता है कलपक्कम कहाँ का है, और ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि कलपक्कम या तो मतलब कंफ्यूजन में ऑप्शन देगा क्या? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, और इतना कंफ्यूजिंग होता है कि नहीं। और एक देता है कभी कभी क्वेश्चन आता है उडुपी, उडुपी भी नहीं समझ में आता है। हाँ, ये कहाँ का है? केरल का है, तमिलनाडु का है, कर्नाटक का है या आंध्र प्रदेश का है। और ऐसे जो न्यूज़ में हो शहर ना, उसको याद रखना चाहिए। तमिलनाडु में कलपक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, उत्तर प्रदेश में नरौरा और कर्नाटक में कैगा हैं। ठीक है, ये नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र दिया हुआ है। विखंडन, परमाणु ऊर्जा कैसे उत्पन्न की जाती है, पूरा प्रोसेस दिया है। विखंडन द्वारा ऊष्मा प्राप्त करना, ये गर्म जल है, नाभिकीय रिएक्टर है। यहाँ से गर्म जल इसमें जाता है भाप बनकर, और फिर इसका ये टरबाइन में जाता है, टरबाइन से होकर जनरेटर में जाता है, फिर यहाँ से विद्युत उत्पन्न होता है। ठीक है, और ये है परमाणु ऊर्जा। मणिकरण के भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा की सहायता से भोजन पकाना। टरबाइन, भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा ताप ऊर्जा को जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है, भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती जाती है। कभी कभी यह तापमान ऊर्जा भूसतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट हो सकती है। यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त की जा सकती है। यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त की जा सकती है। वर्षों से गर्म जल के स्रोतों के रूप में भूतापीय ऊर्जा खाना बनाने, ऊष्मा। देखिए, ये है भूतापीय ऊर्जा कैसे प्राप्त की जाती है। देखो, एक कुआं होता है, कुआं, उसमें पाइप डाला जाता है। ठीक है, प्राकृतिक दरार होती है, उसी के थ्रू मान लो ये कुआं है, जल, इसमें पाइप डाला जाता है, फिर वहाँ से टरबाइन के थ्रू जनरेट किया जाता है बिजली। ठीक है, भूमि की ऊर्जा से, खनिज और शक्ति संसाधन। क्या आप जानते हैं विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में बनाया गया था। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। बहुत लॉन्ग चैप्टर हो गया ना, अब धीरे धीरे चैप्टर्स बहुत लॉन्ग होते जाएंगे। प्राप्त करने और नहाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यूएसए विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस, मध्य अमेरिका है। और भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हिमाचल प्रदेश में, मणिकरण और लद्दाख में पूगा घाटी में स्थित हैं। आगे चलते हैं। ज्वारीय ऊर्जा, ये देखो, ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के संकरे मुहाने में बांध के निर्माण से किया जाता है। उच्च ज्वार के समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। रूस, फ्रांस और भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय
मिल के क्षेत्र हैं। देखिए ये है, ऐसे पैदा किया जाता है ज्वरीय ऊर्जा, ज्वरीय ऊर्जा। ये है जनरेटर, ये है टरबाइन, ठीक है। ये है निम्न ज्वार भाटा। निम्न ज्वार भाटा जब आता है तो उससे टरबाइन घूमता है, उससे बिजली उत्पन्न होती है, ठीक है। उच्च ज्वार और जब आता है तो उससे टरबाइन हमारा बहुत तेज़ी से घूमता है, जिससे, और इसके ऊपर सड़कें भी बनी होती हैं, ठीक है। उससे परिवहन आता जाता है, तो उससे दोनों लाभ हो जाते हैं। पुल का निर्माण भी हो जाता है और बिजली भी उत्पादित की जा सकती है, लेकिन ये महंगा होता है। अब देखिए बायोगैस। बायोगैस कैसे बनाया जाता है। यह है गैस टैंक, ठीक। इसमें खाद, उर्वरक, निकास, मृदा, कर्दम से बायोगैस का निर्माण होता है, ठीक है। इसमें डाला जाता है, फिर इससे गैस निकलती है और ये कर्दम कहलाता है। देखो इसमें दिया है पूरा प्रोसेस। बायोगैस। बायोगैस जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे, जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है। इसे बायोगैस कहते हैं। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं, जो कि अनिवार्य रूप से मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। बायोगैस खाना पकाने तथा विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन है। इससे प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का उत्पादन होता है। इसके दो फायदे हैं। एक तो हमें गैस मिल जाती है खाना पकाने के लिए, ईंधन उपयोग तो मिल जाता है, ठीक है। दूसरा उपयोग ये है कि इसमें खाद प्राप्त होती है, जो कि हम कृषि में उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। सर्वोत्तम ईंधन, और इसे प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद, ठीक है, उत्पादन होता है। ऊर्जा सर्वव्यापी है, लेकिन इस ऊर्जा का विदोहन बहुत ही कठिन और खर्चीला है। हाँ, थोड़ा सा इसको संयंत्र को स्थापित करने में बहुत खर्चा आता है। गड्ढे खोदे जाएंगे, उसको अच्छे से मेंटेन किया जाएगा, फिर पाइप के थ्रू, इसमें लाखों रुपए का खर्चा आ जाता है एक प्लांट स्थापित करने में। इसमें से प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा को नष्ट करके एक विभिन्नता ला सकता है। ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। ऊर्जा का बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। बहुत अच्छी लाइन है, इसको आप आंसर राइटिंग में भी उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। अभी कार्य करें, अभी कार्य करें एवं ऊर्जा के भविष्य को सुनहरा बनाएं, ठीक है। देखो क्या दिया, ऊर्जा सर्वव्यापी है, लेकिन इस ऊर्जा का विदोहन बहुत ही कठिन और खर्चीला है। इसमें से प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा को नष्ट ना करे करके एक विभिन्नता ला सकता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। आइए देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से प्रश्न दिए गए हैं, ठीक। अभ्यास। प्रतिदिन आपके उपयोग में आने वाले 3 सामान्य खनिजों के नाम बताइए। देखिए 3 खनिजों में सबसे ज़्यादा उपयोग तो महिलाओं द्वारा किए जाते हैं। सोना, चांदी, हीरा। हीरा तो कम है, इतनी अमीर देश नहीं है हमारा इंडिया। ये तो अंबानी जैसे लोग, अंबानी के घर के लोग सोना चांदी नहीं, हीरा पहनते हैं। हम मिडिल क्लास वाले कहाँ, हम लोग को हीरा नसीब होता है, ठीक है। तो सोना, चांदी, हीरा, ये 3 खनिज हो गए, ठीक। अयस्क क्या है। धात्विक खनिजों के अयस्क सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं। प्राकृतिक गैस संसाधनों में संपन्न 2 प्रदेशों के नाम बताइए, ठीक। निम्न के लिए आप ऊर्जा के किन स्रोतों का सुझाव देंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, तटीय क्षेत्रों के लिए, शुष्क प्रदेशों के लिए। 5 तरीके दीजिए जिनसे कि आप घर पर ऊर्जा बचा सकते हैं। 5 तरीके बताइए जिससे आप ऊर्जा को बचा सकते हैं, ठीक। आप इसको कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं इसका आंसर, और कॉपी पे भी लिख सकते हैं, ठीक। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है, इसका भी कमेंट बॉक्स में आप आंसर दे सकते हैं। लिखने से चीज़ें याद हो जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक खनिजों की विशेषता नहीं है। वे प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। क्या है निम्नलिखित में से कौन सी एक खनिजों की विशेषता नहीं है। वे प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं, बिल्कुल होते हैं। उनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। वे असमाप्य होते हैं। उनका वितरण असमान होता है। असमान तो होता है,
वे असमाप्य होते नहीं, ये होगा आंसर। ये विशेषता नहीं है, वो तो समाप्य होने वाले होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्रक का उत्पादक नहीं है? झारखंड। निम्नलिखित में से कौन विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है? चिली। निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी आपके रसोई घर में द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी को संरक्षित नहीं करेगी? पकाने से पहले दाल को कुछ समय के लिए भिगोना संरक्षित करेगी। प्रेशर कुकर में खाना पकाना, ये भी रसोई घर के द्रवित गैस को संरक्षित करेगी। पकाने के लिए गैस जलाने से पूर्व सब्जी काट लेना, बिल्कुल ये भी बचत करेगी। खुली कढ़ाई में कम ज्वाला पर भोजन पकाना, बिल्कुल सही। तो दोस्तों ये सारे ही एलपीजी को सुरक्षित, लेकिन ये चौथा नहीं होगा, ठीक है, चौथा नहीं होगा, संरक्षित नहीं करेगा ये। तो दोस्तों चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। कल नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊँगी। प्लीज़ आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा प्लीज़। थोड़ा सा आप इंटरेस्ट दिखाओगे तो मुझे और इनकरेज मैं होंगी वीडियो बनाने के लिए, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, इस चैनल को शेयर करिएगा, अपना प्यार दीजिए प्लीज़। और मैं PYQs भी ले आ रही हूँ ऑल UPPCS के लिए, जितने भी GS के सब्जेक्ट हैं सबका PYQ लेके आ रही हूँ। अभी पॉलिटी स्टार्ट हुआ है, तो प्लीज़ आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में मैं PYQs कराई हूँ। तो और कोई भी एग्ज़ाम या मॉक टेस्ट ज्वाइन करने से पहले आप प्लीज़ PYQs ज़रूर लगाइए प्लीज़। धन्यवाद।